हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम आरसीसी का क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। तो आरसीसी में लगभग 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो इस वीडियो में हम लोग 121 से 140 तक का क्वेश्चन करेंगे। इसमें से जो हमारा पहला टॉपिक है वो तो कंप्लीट हो चुका है, प्लेन एंड रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट टॉपिक है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग सेकंड टॉपिक को कर रहे हैं। देख सकते हो कि सेकंड टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो इस टॉपिक का हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें भी लगभग 120 से 130 प्लस क्वेश्चन है, जो कि धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही करते हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। इसमें लगभग 1300 क्वेश्चन है, और इतना क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग का आरसीसी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और यदि आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे को मोटिवेशनल मिलते रहे आगे वीडियो बनाने के लिए। और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को पता चल जाए। और इसका मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, आरसीसी 1300 MCQ करके। इसका एक ग्रुप बना दूंगा, मतलब एक प्ले लिस्ट बना दूंगा। वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो कि मतलब पूरा वीडियो उसमें रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 121 नंबर का क्वेश्चन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो इस क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डेफिनेशन पूछ रहा है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है आप लोगों को पता होगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ बाई होता है वर्किंग स्ट्रेस होता है। एक इसके लिए होता है कंक्रीट के लिए। और यदि स्टील की बात करें तो यील्डिंग स्ट्रेस होता है बाई वर्किंग स्ट्रेस। ये किसके लिए होता है, स्टील के लिए, और ये होता है कंक्रीट के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग को देखना पड़ेगा कि किसके लिए पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख सकते हो कि पहला ऑप्शन है अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख सकते हो कि वर्किंग स्ट्रेस टू अल्टीमेट, तो ये तो गलत हो जाएगा। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ तो होता नहीं है। और अल्टीमेट स्ट्रेस टू ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, करेक्ट होगा। यदि क्वेश्चन में यील्डिंग स्ट्रेस बाई वर्किंग स्ट्रेस भी दिया रहता तो भी इसका आंसर करेक्ट होता, बट इस कंडीशन में ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडुलर रेशियो इज डिनोटेड बाई। अब इस क्वेश्चन में मॉडुलर रेशियो पूछ रहा है। तो मॉडुलर रेशियो मैं पहले भी बताया हूँ आप लोगों को कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका वैल्यू भी बताया हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 280/3 सिग्मा CBC। यहाँ पर सिग्मा CBC क्या है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख सकते हो कि मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसका देख लेते हैं कि और मॉडुलर रेशियो में क्या क्या होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो मॉडुलर रेशियो होता है उसका वैल्यू दिया हुआ है। नीचे में मॉडुलर रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है, और ऊपर में दिया हुआ है ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है। तो अभी आप लोगों को मैं फॉर्मूला बताया क्या होता है, 280/3 सिग्मा CBC होता है। तो सिग्मा CBC परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट का है। तो जब इसका वैल्यू रखते जाएंगे तो इसका वैल्यू देख सकते हो कि कितना आएगा, मॉडुलर रेशियो का वैल्यू। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। पहले इसका क्वेश्चन कराया हूँ आप लोगों को, देखे होंगे तो आप पता ही होगा। तो इसको भी याद रखना जरूरी है, भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर बता ही दिया कौन सा होगा, इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मॉडुलर रेशियो। तो इस क्वेश्चन में जो क्रीप होता है उसका इफेक्ट पूछ रहा है, किसके लिए, मॉडुलर रेशियो के। तो हम लोग मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला देख लिए हैं पहले। उसका एक और फार्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है ES/E C। ये क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। अब ये होता है जो नीचे में दिया हुआ है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने के दो फार्मूला होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म। यदि शॉर्ट टर्म की बात करें तो होता है 5000 √FC के होता है। अब यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसी में बाय हो जाता है 1 + थीटा। अब थीटा यहाँ पर क्या है, क्रीप है। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि मॉड्यूलर रेशियो का भी जो मैं फॉर्मूला बताया वो होता है। और यहाँ पर ई एस है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है, नीचे में जो दिया है ई सी वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो ई सी का जो फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो 5000 अंडर रूट एफ सी के बाय होता है 1 प्लस थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर क्रीप है। तो यदि क्रीप का इफेक्ट देख लिया जाए तो क्रीप यदि इसमें आ जाता है तो जो मॉडुलर रेशियो है वो उसका वैल्यू, यहाँ पर जो मॉडुलर रेशियो है उसका वैल्यू बढ़ने लगेगा, क्योंकि इसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील का वैल्यू बढ़ने लगेगा तो मॉडुलर और रेशियो भी बढ़ने लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि जो मॉडुलर रेशियो है वो क्रीप के आ जाने से उसका वैल्यू बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए देख सकते हो कि टू डिक्रीजेस इट, मतलब ये तो घटता है नहीं, मॉडुलर रेशियो का वैल्यू तो बढ़ता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टू इंक्रीज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉडुलर रेशियो ऑफ M20 कंक्रीट इज, तो M20 ग्रेड के लिए मॉडुलर रेशियो पूछ रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को एक चार्ट बताया था जिसमें मॉडुलर रेशियो का वैल्यू दिया हुआ था, तो एक बार उसको देख लेते हैं कि M20 का कितना होता है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि M20 यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर उसका मॉडुलर रेशियो दिया हुआ है। तो मॉडुलर रेशियो कितना होता है, 30.33 होता है इसके लिए, M20 के लिए। और क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है M20 का कितना होता है मॉडुलर रेशियो। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देख सकते हो करेक्ट हो जाएगा इसका, 13.33 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल डिज़ाइंस ऑफ सिंगल रेनफोर्स्ड बीम। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को मोस्ट इकोनॉमिकल डिज़ाइन पूछ रहा है, किसके लिए, सिंगल रेनफोर्स्ड बीम का हम लोग को डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए मोस्ट इकोनॉमिकल डिज़ाइंस कौन होगा, इन चारों में से आप लोगों को बताना है कि सबसे इकोनॉमिकल कौन सा होगा। तो हम लोग जनरली सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए हम लोग लिमिट स्टेट मेथड थ्योरी का यूज़ करते हैं। तो यही मोस्ट इकोनॉमिकल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा लिमिट स्टेट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है और यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसके हिसाब से हम लोगों को आंसर बताना पड़ेगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए देख सकते हो कि स्टील एंड कंक्रीट आर सेम। तो स्टील और कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो सेम होता नहीं है। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कंक्रीट और स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है। ये सब चीज़ें मैं पहले और बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और बता चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, 1.5 होता है, और स्टील के लिए होता है 1.15 होता है। ठीक है, ये होता है लिमिट स्टेट मेथड के लिए होता है। तो देख लेते हैं कि ऑप्शन और आगे का क्या दिया हुआ है। ऑप्शन बी देख सकते हो, स्टील इज लोअर देन दैट फॉर कंक्रीट। तो इसके हिसाब से तो करेक्ट लग रहा है, क्योंकि जो स्टील होता है वो लोअर होता है किससे, कंक्रीट से। फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील का कम होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हो कि ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, स्टील इज हायर देन बोला है तो ये गलत हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉडुलर रेशियो इज रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज डिफाइंड एज। तो इस क्वेश्चन में मॉडुलर रेशियो का डेफिनेशन पूछ रहा है। तो मॉडुलर रेशियो क्या होता है, मैं अभी जस्ट पहले बताया कि मॉडुलर रेशियो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील होता है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है। तो इन दोनों का रेशियो जो होता है वो मॉडुलर रेशियो कहलाता है। अब ऑप्शन में आप लोग देख के चूज़ कर सकते हो ना, तो बताओ कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन ए दिया हुआ है मॉडुलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील बाय दिया है मॉडुलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In working stress method of design, the factor of safety for concrete is taken approximately। तो इस क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है, लेकिन किसके लिए पूछा है, वर्किंग स्ट्रेस के लिए पूछा है। तो बताओ वर्किंग स्ट्रेस के लिए
कितना होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का, और स्टील का भी बताना है आप लोगों को। तो मैं बताता हूँ कि कंक्रीट के लिए कितना लेते हैं। कंक्रीट के लिए होता है 3 होता है, और स्टील के लिए होता है 1.78 होता है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हो गया लिमिट स्टेट का और वर्किंग स्टेट का। तो इसमें हम लोगों को इस क्वेश्चन में कंक्रीट के लिए पूछा है, देख सकते हो कि कंक्रीट के लिए पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर रेशियो फॉर डिज़ाइन पर्पस इन जनरली टेकन अस। तो हम लोग इससे पहले देखे कि जो मॉड्यूलर रेशियो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सिग्मा सी बी सी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर यदि कुछ वैल्यू नहीं दिया रहेगा और हम लोग को डिज़ाइन करना रहेगा, तो डिज़ाइन पर्पस के लिए हम लोग कितना वैल्यू लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग लेते हैं 15 लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर देख सकते हो कि कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा 15। यदि उसमें एफ सी के दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, पर यदि नहीं दिया है तो जनरली पूछा जाएगा डिजाइन पर्पस के लिए, तो 15 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम, इफ द स्ट्रेस इन कंक्रीट रीच इट्स डिजाइन स्ट्रेंथ लेटर देन द स्ट्रेस इन स्टील रीच इट्स डिजाइन स्ट्रेंथ देन द बीम इज सेड टू बी। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो कंक्रीट है वो उसका स्ट्रेस है वो डिजाइन स्ट्रेंथ में पहले पहुंच जा रहा है। कंक्रीट अपने डिजाइन स्ट्रेंथ पे पहले पहुंच जा रहा है, किसके कंपैरिजन में, स्टील के कंपैरिजन में। तो इसमें जनरल सी बात है कि कंक्रीट पहले फेल होगा, क्योंकि स्टील बाद में अपने डिजाइन स्ट्रेंथ पे पहुंच रहा है। तो इसमें से ऑप्शन देख के बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो कंक्रीट पहले अपने डिजाइन स्ट्रेंथ पे पहुंच जा रहा है और स्टील पहुंच नहीं पा रहा है, तो उसमें स्टील ज़्यादा डाला होगा तभी वो पहुंच नहीं पा रहा है अपने डिजाइन स्ट्रेंथ पे, और कंक्रीट फेल हो रहा है, इसमें ब्रिटल फेलियर हो रहा है। तो स्टील अधिक है तो उसको कौन सा रेनफोर्स्ड बोलेंगे, तो स्टील अधिक है तो उसको ओवर रेनफोर्स्ड बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और यदि नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो में इसको अच्छे से बता दूंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस ऑन फुल एरिया ऑफ कंक्रीट शैल बी टेकन एस। तो इस क्वेश्चन में परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस पूछ रहा है। तो परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस कितना होता है इसको देख लेते हैं पहले। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि बेयरिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, और इसको डिज़ाइन स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो बेयरिंग स्ट्रेस वर्किंग स्ट्रेट मेथड के लिए अलग होता है और लिमिट स्टेट मेथड के लिए अलग होता है। वर्किंग स्ट्रेट मेथड की बात करें तो उसमें होता है 0.25 एफ सी के होता है, और यहाँ पर लिमिट स्टेट मेथड की बात करें तो 0.45 एफ सी के होता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन में आता है, एसएससी जेई में तो पूछ चुका है कई बार इसको, ये दोनों को आप लोगों को याद रखना है। तो देख लेते हैं कि अपने को क्वेश्चन में क्या किसके लिए पूछा है। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस लिखा हुआ है, लेकिन किसके लिए बताना है वो नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग अभी वर्किंग स्ट्रेस मेथड चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए पूछा होगा। तो वर्किंग स्ट्रेस का कितना होता है, 0.25 एफ सी के होता है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। यदि लिमिट स्टेट के लिए पूछता तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन डी इसका करेक्ट होता, बट इस कंडीशन में ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एडिशनल कवर थिकनेस टू बी प्रोवाइडेड इन रेनफोर्स्ड concrete member that are totally immersed in sea water is। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है यदि कोई कंक्रीट है वो सी वाटर में डूबा है, तो उसके लिए जो एडिशनल कवर प्रोवाइड करते हैं वो कितना होता है ये पूछ रहा है। तो हम लोग जनरली कवर कितना प्रोवाइड करते हैं, 20 mm प्रोवाइड करते हैं, 20 mm प्रोवाइड करते हैं ना। और यदि सी वाटर मेंबर्स है तो उसके लिए हम लोग 45 mm प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर mm होगा 45 mm प्रोवाइड करते हैं। तो जो 45 है वो 20 से कितना अधिक है,
25 mm अधिक है, तो इसका करेक्ट आंसर भी 25 होगा। 25 mm एक्स्ट्रा हम लोग को कवर प्रोवाइड करना पड़ेगा सी वाटर के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा 25 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर आर यू इज गिवन अस। तो इस क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर पूछ रहा है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एम आर इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो क्यू है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पर जो क्यू है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर है। तो जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर है उसका निकालेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो कि क्यू को यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर बी डी है उसको इधर ले आएंगे, बी डी स्क्वायर है उसको, तो क्या हो जाएगा एम आर बाई में हो जाएगा बी डी स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर निकल जाएगा। और बाकी इसका और भी फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला दिया है, 1/2 सिग्मा सी बी सी और जे और के दिया हुआ है। जे यहाँ पर है लीवर आर्म है, और के हम लोग जो निकालते हैं क्रिटिकल सेक्शन उसका फैक्टर है। तो यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हो कि इसका फॉर्मूला दिया हुआ है और जे का फॉर्मूला दिया हुआ है। ये उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अभी आप लोगों को मैं बताया कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर कितना होगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर होगा एम आर इक्वल एम आर बाई होगा बी डी क्यू होगा, बी डी स्क्वायर होगा सॉरी। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लो कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन डी देख सकते हो कि मैच कर रहा है। यहाँ पर एम आर को एम यू से डिनोट किया गया है, और यहाँ पर क्यू है उसको आर यू से डिनोट किया गया है, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्विस्टेड बार हैज़ अबाउट fill in the blanks more yielding stress than ordinary mild steel bar। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जो ट्विस्टेड बार होता है वो कितना परसेंट, मतलब कितना अधिक यील्डिंग स्ट्रेस होता है ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील बार से। तो जो ट्विस्टेड बार होता है उसमें इस टाइप का बना रहता है, इस टाइप का ट्विस्ट बना रहता है, और जो माइल्ड स्टील होता है पूरा प्लेन होता है, पूरा चिकना होता है। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं 50% अधिक यील्डिंग स्ट्रेस होगा किसमें, ट्विस्टेड बार में। ट्विस्टेड बार में 50% अधिक यील्ड स्ट्रेस होगा, किसके कंपैरिजन में, माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। तो स्ट्रक्चरल स्टील के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, कौन सा स्ट्रेस यूज़ करते हैं जिसको इसका क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर सकें। तो मैं अभी पहले एक बताया क्वेश्चन में कि हम लोग स्टील के लिए यील्डिंग स्ट्रेस यूज़ करते हैं, यील्डिंग स्ट्रेस यूज़ करते हैं, यील्ड स्ट्रेस। और कंक्रीट के लिए करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस करते हैं। तो यील्ड स्ट्रेस हम लोग ये दिखाने के लिए करते हैं कि स्ट्रक्चरल स्टील का क्वालिटी दिखाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा यील्ड स्ट्रेस। यदि यहाँ पर कंक्रीट का पूछता है तो हम लोग इसका आंसर ए को करेक्ट बोल सकते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस, बट इस कंडीशन में ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए रेनफोर्स्ड concrete beam, if the amount of reinforcement increases the then the। तो रेनफोर्स कंक्रीट बीम है, उसमें हम लोग रेनफोर्समेंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो उसका क्या परिणाम होगा। तो जब भी हम लोग रेनफोर्समेंट को इंक्रीज करते जाएंगे किसी भी बीम में, तो जो उसका न्यूट्रल एक्सिस है वो नीचे आते जाएगा, मतलब न्यूट्रल एक्सिस नीचे आते जाएगा, मतलब डिक्रीज होते जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीज। और यदि रेनफोर्समेंट कम है, रेनफोर्समेंट कम है मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो जो उसका न्यूट्रल एक्सिस है वो
कम होने लगेगा। यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस देख सकते हो, टॉप टॉप से यहाँ तक न्यूट्रल एक्सिस है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि अंडर रेनफोर्समेंट भी बोल सकते हैं। और यदि कंक्रीट कंक्रीट और स्टील दोनों इक्वल में है, इक्वल क्वांटिटी में, तो उसको हम लोग बैलेंस सेक्शंस बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सिंगली reinforced beam, if the permissible stress in concrete reach earlier than that in steel, the beam section is called। तो इस क्वेश्चन में जो कंक्रीट है वो उसका परमिसिबल स्ट्रेस पे पहले पहुंच जा रहा है विथ कंपेयर टू स्टील। तो इस कंडीशन में इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो अभी मैं आप लोगों को बताया कि यदि कंक्रीट पहले फेल हो रहा है, इस कंडीशन में पहले अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच जा रहा है, मतलब कंक्रीट पहले फेल होगा, स्टील बाद में फेल होगा। तो जब कंक्रीट पहले फेल हो रहा है तो स्टील उसमें अधिक है, तभी तो स्टील फेल नहीं हो रहा है ना। तो स्टील अधिक है उसमें और कंक्रीट कम है, तो ओवर रेनफोर्समेंट हुआ ना ये, क्योंकि उसमें रेनफोर्स का क्वांटिटी है वो ज़्यादा हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा ओवर रेनफोर्स सेक्शन। और यदि स्टील पहले फेल होता या परमिसिबल स्टेज पे पहले पहुंच जाता स्टील और कंक्रीट बाद में पहुंचता, तो कंक्रीट का क्वांटिटी वो अधिक है, तो उस कंडीशन में होता अंडर रेनफोर्स सेक्शन। इस कंडीशन में ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओवर रेनफोर्स सेक्शन इज नॉट डिजायरेबल बिकॉज। तो हम लोग जो ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है उसमें हम लोग डिज़ाइन नहीं करते, बट क्यों डिज़ाइन नहीं करते वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन में हम लोग इसलिए डिज़ाइन नहीं करते, यदि मान लो ओवर किसी बीम में ओवर रेनफोर्स है, ओवर रेनफोर्स है, तो वो जो फेल होगा वो ब्रिटल फेलियर होगा। और ब्रिटल फेलियर होगा मतलब कंक्रीट पहले फेल होगा, और कंक्रीट जब भी फेल होगा वो अचानक से फेल होगा, तो हम लोगों को सावधान होने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इस कारण हम लोग ओवर रेनफोर्स का डिज़ाइन नहीं करते ज़्यादातर। तो इसका करेक्ट आंसर देख लो कौन सा होगा। ऑप्शन देख सकते हो कि ऑप्शन ए दिया हुआ हैवी रेनफोर्समेंट मैक्स इज अनइकोनॉमिकल। तो अनइकोनॉमिकल तो बनाता ही है, लेकिन ये इसका एक्चुअल आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देख सकते हो कि फेलियर इज सडन एज कंक्रीट फेल फास्ट। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कंक्रीट है वो पहले फेल होगा और सडन फेलियर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का 140 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और बाकी का भी ऐसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होते जाएगा, धीरे धीरे करके पूरा हम लोग 1300 क्वेश्चन कर लेंगे। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, बाय।